गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, आज हमारे इस लेक्चर में हम न्यूटन रैप्सन मेथड पढ़ेंगे, जो कि मूल ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है आपकी, क्योंकि हमने अभी तक 3 विधियां पढ़ चुके हैं। पहली विधि थी आपकी बाइसेक्शन मेथड, दूसरी थी रेगु-फॉल्सी मेथड मिथ्या स्थिति विधि, और तीसरी थी आपकी पुनरावृत्ति विधि। देखिए, न्यूटन रैप्सन मेथड में मूल ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला डेराइव करना पूछ लेता है कई बार बच्चों परीक्षाओं में। तो यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास समीकरण क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपके पास इक्वेशन जो होगी वो f(x) बराबर 0 की कोई इक्वेशन होगी बच्चों, क्योंकि आपको सवाल में सबसे पहली चीज़ क्या देता है, समीकरण देता है, और हमें उसी समीकरण के बच्चों क्या ज्ञात करने होते हैं, मूल ज्ञात करने होते हैं। तो यहाँ पर हमें इस विधि में आपको इस समीकरण के मूल ज्ञात करने बच्चों। तो इस समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए, जैसे सपोज कीजिए मेरे पास x² - 4 है बराबर में 0। तो आपको इस समीकरण के अगर मुझे मूल ज्ञात करने हैं तो आप मूल बोलोगे कि प्लस का 2 और माइनस के 2। मूल क्या आएंगे, प्लस के 2 या माइनस के 2, क्योंकि x के वे मान जो समीकरण को क्या करें, संतुष्ट करें। यानी x का मान अगर मैं +2 रखता हूँ, x का मान अगर -2 रखता हूँ, तो ये समीकरण क्या हो जाती है बच्चों, संतुष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें कोई समीकरण देगा, उस समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए देखिए बच्चों, मैंने क्या किया है, x² - 4 था, तो यहाँ से मैंने 4 का पक्षांतरण किया और x का मान निकाला, तो +-2 आया। तो मैंने क्या कर लिया, मेरे पास कोई अज्ञात समीकरण है, कोई भी समीकरण हो सकती है, xyz x³ + x² माइनस के sin x बराबर 0, कुछ भी हो सकती है आपके पास समीकरण। तो उस स्थिति में हमें क्या करना होता है बच्चों, हमें एक वास्तविक मूल क्या मान लेना है, सन्निकटन मान। यानी आपको एक मूल हमें क्या ले लेना है, x0 ले लेना है। कि हमने मान लिया कि इस x² - 4 बराबर 0 जो समीकरण है, इस समीकरण का मूल का लिए हमने क्या मान लिया, इसमें -2 और +2 के मध्य में कोई एक बिंदु ले लिया बच्चों। यानी x0 हमारे द्वारा माना हुआ है, x0 हमारे द्वारा इस तरीके से मानेंगे। आपको जो भी जिस तरीके से हम सवाल करते हैं, मैंने आपको पहले भी बाइसेक्शन में और आपका मिथ्या स्थिति विधि दोनों में बताया था। जब हम x0 लेते हैं तो x0 किस तरीके से लेते हैं, जो हमको इंटरवल देता है। इंटरवल का मतलब आपको 1 रखने पर वैल्यू कितनी आ रही है, 1 रखने पर अगर वैल्यू नेगेटिव आती है, जैसे कि सपोज कीजिए 1 रखने पर हमारे पास फलन में 1 रखने पर -3 आ रहा है, और 2 रखने पर सपोज कीजिए हमारा 16 आ रहा है बच्चों। अगर हमारे पास कोई समीकरण दे रखी है xyz, कोई भी समीकरण है, हमें समझना है, एक रखने पर तो हमारा कितना आ रहा है, -3, और 2 रखने पर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो बच्चों x0 हम किसको लेके चलेंगे, x0 हम किसको मानेंगे, x0 हमें उसको लेके चलना है जो 0 के समीप है, यानी ओरिजिन के समीप है। तो ओरिजिन के समीप आपका -3 होगा या 16 होगा, हम बोलेंगे -3 ओरिजिन के समीप होगा, यानी मूल बिंदु के पास होगा। तो उस स्थिति में मूल बिंदु के पास -3 है, तो इसलिए हम x0 का मान क्या लेके चलेंगे बच्चों, 1 लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हमें वास्तविक मूल के सन्निकटन मान, यानी हमने क्या ले लिया, कोई भी इक्वेशन है, उस इक्वेशन का एक मूल हमने क्या मान लिया, x0 मान लिया हमने अपनी मर्जी से। हमने क्या किया, कोई भी इक्वेशन है, उस इक्वेशन का एक रूट यानी एक मूल हमने क्या ले लिया, x0 ले लिया। देखिए, इसको x0 माना न्यूटन रैप्सन ने कि कोई समीकरण थी, उसका एक मूल उसने x0 बोल दिया। अब लेकिन देखिए बच्चों, मैं अगर कहूँ इसमें x² - 4 में मैं आपसे कहूँ कि इसका रूट है, इसका जो रूट होगा, एक मूल मैंने इसमें मान लिया -1 मान लिया। सपोज कीजिए मैंने इसमें एक रूट क्या मान लिया, -1 मान लिया। तो न्यूटन रैप्सन ने सोचा कि अगर मैं इसका मूल -1 लेता हूँ तो -1 इसका सही मूल नहीं है। इसका सही मूल तो हमें पता है क्या होना चाहिए, -2 या +2 होना चाहिए। तो वही चीज उन्होंने सोची, क्योंकि हम हर इक्वेशन का रूट नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम यहाँ पर 2 विधियां पढ़ते हैं, दो फलन पढ़ते हैं, बीजीय और अबीजीय। नाम ही इस टॉपिक का नाम ही यही है, बीजीय और अबीजीय। तो बीजीय फलनों और अबीजीय फलनों का मूल निकालना सीख रहे हैं यहाँ पर। तो बीजीय फलनों का तो हम निकाल सकते हैं कैसे भी करके, लेकिन अबीजीय फलनों में क्या आ जाता है, sin x, log x, e की पावर x, इस तरीके से फलन जुड़ जाते हैं।
तो उनका हम मूल नहीं ज्ञात कर सकते, इसलिए हम इन विधियों को यूज लेते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, न्यूटन रैप्सन ने, इस इक्वेशन को तो हमें समझ में आ रहा है इसलिए मैंने इसको उदाहरण के रूप में लिया है। क्या लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के हमको मूल पता है +2 -2 होते हैं। तो यहां से मैं देखिएगा, सपोज कीजिए मैं इसी उदाहरण से समझाते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, मैं इसमें 1 रखता हूं बच्चों। तो 1 रखने पर वैल्यू कितनी आएगी, आप 1 माइनस के 4 करेंगे यानी माइनस का 3 आएगा। नेक्स्ट आप 2 रखते हैं, तो 2 रखने पर आपकी वैल्यू 0 हो रही है। तो सपोज कीजिए हमने यहाँ पर 2 ना रख के हम 0.5 रख लेते हैं, दशमलव के वाली संख्या रख लेते हैं कुछ भी। तो यहाँ से हमारे पास 0.5 रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से आपका 0.5 का वर्ग हो जाएगा। तो ये वैल्यू भी आपकी नेगेटिव आएगी बच्चों, ये वैल्यू भी क्या आएगी, आपकी नेगेटिव आएगी। यहाँ से हमने 0.5 रखा तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अब देखिए हम यहाँ पर अगर 2 रखते हैं तो 2 रखने पर वैल्यू 0 हो रही है, 2 रखने पर वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट 3 रखते हैं, तो 3 रखने पर वैल्यू कितनी आएगी, आपकी पॉजिटिव आ रही है। यानी हमारे पास देखते हैं तो यहाँ पर हमें मूल पता चल गया, 2 पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारी संतुष्ट हो जाएगी, यानी x बराबर 2 पर हमारा मूल संतुष्ट हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू के बीच में कोई भी मान रखते हैं, अगर मैं रखता हूँ 0, तो 0 रखने पर भी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ से उन्होंने क्या कहा कि हमने क्या मान लिया, इन 1 और 2 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर हमारा 1 पर तो क्या आ रहा है, नेगेटिव, और 2 पर क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव, या 3 ले लीजिए, 3 ले लेते हैं हम। 1 को तो क्या ले लिया, इसको नेगेटिव, इस पर क्या ले लिया, पॉजिटिव। हमने इनके दोनों के बीच में नहीं निकाला, हमने क्या ले लिया, एक मान तो पॉजिटिव वाला लेते हैं और एक मान क्या लेते हैं, नेगेटिव वाला लेते हैं। अब इसमें ये नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला, इन दोनों के बीच में क्या होगा, मूल लाई करेगा, यानी मूल स्थित होगा। तो मूल स्थित होगा तो 1 और 3 के बीच में मूल स्थित होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे 3 रखने पर वैल्यू कितनी आ रही है, 9 - 4 यानी 5 आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हम क्या लेंगे बच्चों, आप 1 भी ले सकते हो और 3 भी ले सकते हो। x0 की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, 3 भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि x0 के लिए मैंने आपसे बोला था 5 भी क्या है, मूल बिंदु के पास है, और -3 भी क्या है, आपका मूल बिंदु के समीप है। तो हम चाहें तो इसमें 1 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। आपने अगर 1 लिया तो आप क्या लिखेंगे, x0 बराबर 1 लेने पर, अगर आप 1 लेते हैं तो x0 बराबर 1 लिख देंगे, अगर आप 3 लेते हैं तो x0 बराबर 3 लेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा न्यूटन रैप्सन ने, अगर आपको कोई भी समीकरण दी हुई है, उस समीकरण का अगर आपको एक मूल लेना है तो उस मूल को हमने सबसे पहला नाम क्या दे दिया, x0 दे दिया। अब x0 दिया तो मैंने आपसे बोला था x0 बराबर 1 ले रहा हूँ, तो x0 बराबर 1 इस समीकरण का क्या नहीं है, सही मूल नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ आगे उन्होंने कहा कि समीकरण f(x) बराबर 0 का सही मूल क्या होगा, सही मूल क्या होगा, अगर हम x0 में क्या जोड़ दें, h जोड़ दें। कोई अत्यंत नगण्य राशि है, h क्या है आपकी, टेंस टू 0 के अत्यंत नगण्य राशि होती है h। अगर हमने इसमें क्या कर दिया, जो x1 है इससे x1 मान लिया, जो सही मूल है उसको x1 मान लिया। x1 क्या चीज़ है, x0 में हम क्या जोड़ दें, h जोड़ दें, x0 में हम क्या जोड़ दें, h जोड़ दें। तो वही चीज़, यानी जो h है वो हमें निकालना है। यहाँ पर हमें जो ज्ञात करना है वो चीज़ क्या ज्ञात करनी है, h ज्ञात करनी है। तो देखिए हमने x1 में क्या जोड़ दिया है, x1 बराबर में x0 प्लस h, यानी सही मूल निकालने के लिए हमने x1 माना। इस समीकरण का जो x² - 4 है, इस समीकरण का सही मूल हमने क्या बोल दिया है, x1 है। तो यहाँ से x1 क्या हो गया है, x0 प्लस h। इसे हमने फलन में रखा f(x1) बराबर 0, तो यहाँ से x1 के स्थान पर क्या रखेंगे, x0 प्लस h बराबर 0। देखिए समीकरण का क्या हो जाएगा, सही मूल हो जाएगा। देखिए बच्चों हमें यहाँ पर याद रखना होगा टेलर प्रमेय, आपको याद रखनी होगी। टेलर प्रमेय क्या होती है, टेलर प्रमेय होती है f(x0 प्लस h), हमारे पास क्या होता है, f(x0 प्लस h f'(x0) अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस h² f'(x0) अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h³ अपॉन फैक्टोरियल 3 f'(x0) प्लस डैश 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 बराबर 0। ये हमारे पास टेलर प्रमेय होती है बच्चों।
देखिए चूंकि हमने यहाँ पर देखिए h क्या माना है, अत्यंत नगण्य राशि मानी है। h क्या है, अत्यंत छोटा होता है, h बहुत ही छोटा होता है। तो छोटे होने के कारण हमारे पास जो h स्क्वायर होंगे या उससे उच्च घातें होंगी, उन सभी को हम क्या कर देंगे बच्चों, नगण्य ले लेंगे या त्याग देंगे। यानी हमारे पास फॉर्म क्या बच जाएगी, ये और ये, क्योंकि f ऑफ x0 प्लस h किसके बराबर है बच्चों, 0 के बराबर। तो हमने यहाँ पर उसके बराबर में 0 लिख दिया। तो यहाँ से हम अगली समीकरण में क्या लिखेंगे, f ऑफ x0 प्लस h f डैश x0 बराबर में 0, क्योंकि हमने h से बड़ी घातों को क्या कर दिया बच्चों, 0 की ओर अग्रसर कर दिया। क्योंकि h का मान हमारा कितना होता है, हम लेते हैं 0.1 लेते हैं बच्चों। मानने के लिए हम सवालों को जब भी हल करते हैं तो h का मान 0.1 लेते हैं। तो h स्क्वायर करेंगे या h क्यूब करेंगे तो वो बहुत ही छोटी राशि आती चली जाएगी। तो इसलिए हमने उन सभी को क्या कर दिया, 0 की ओर अग्रसर कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास ये बराबर में ये 0 बनेगा। तो जिससे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, h की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि हमने क्या करा है, जो सही मूल था, सही मूल क्या है, x1 है, उसमें क्या कर दिया, x0 में h जोड़ दिया। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं आगे, देखिए बच्चों हमने यहाँ से h बराबर निकाला। तो h बराबर कितना आएगा, माइनस के f ऑफ x0 बटे में f डैश x0। देखिए बच्चों ये अगर आपका 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये आपका 0 हो गया तो आप यहाँ पर न्यूटन रैप्सन मेथड लगा नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, न्यूटन रैप्सन मेथड कब फेल होगा, जबकि हर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इस स्थिति में हमने h बराबर क्या निकाला, माइनस के f ऑफ x0 बटे में f डैश x0, जबकि आपका ये क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए बच्चों h का जो मान प्राप्त हुआ है उसे हमें किस में रखना होगा, आपको समीकरण नंबर जो अपने लिए है x1 बराबर x0 प्लस h में आपको रखना होगा। क्योंकि आपने क्या बोला था, अगर हमें सही मूल ज्ञात करना है, यानी x1 हमें नज़दीक पहुंचना है, तो आपको जो x0 है उसमें आप क्या कर दें बच्चों, h जोड़ दें। जो h आपने निकाला है उस h को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो h को जोड़ने पर मूल का अधिक सही मान प्राप्त हो जाएगा। जो मूल आपका x0 था उससे अधिक सही मान क्या प्राप्त हो गया, आपको x1 प्राप्त हो गया बच्चों। और x1 क्या आ गया यहाँ से, x0 माइनस के f ऑफ x0 बटे में f डैश x0। तो देखिए ये x1 आ गया बच्चों, जहाँ पर f डैश x0 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर मैं आगे निकालता हूँ इसी प्रकार उत्तरोत्तर सन्निकटन मान निकालने बच्चों, ये आपका क्या कहलाएगा, प्रथम सन्निकटन मान। ये क्या कहलाएगा बच्चों, आपका प्रथम सन्निकटन मान कहलाएगा। अगर इसके आगे चलते हैं तो वो द्वितीय आएगा, इसके आगे चलते हैं तो तृतीय आएगा, चतुर्थ आएगा। तो यहाँ से अगर मैं x2 की बात करूँ बच्चों, द्वितीय सन्निकटन मान x2 कितना आएगा, आप बोलेंगे x1 माइनस के f ऑफ x1 बटे में f डैश x1 आएगा। इसी प्रकार मैं कहूँ आपसे तृतीय सन्निकटन मान कितना आएगा, x3 बराबर में x2 माइनस के f ऑफ x2 बटे में f डैश x2 आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने यही चीज़ लिखी, यदि मूल के उत्तरोत्तर सन्निकटन मान बच्चों क्या होंगे, x2 x3 x4 x5 xn प्लस 1 हो, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है बच्चों, xn प्लस 1 बराबर में xn माइनस के f ऑफ xn बटे में f डैश xn। इसमें आपका कब फॉर्मूला अप्लाई होगा, जबकि f डैश xn क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए बच्चों जब आप सवाल करोगे तो सवाल करने के लिए हमारे पास आपको समीकरण देगा, f ऑफ x देगा। तो हमारे पास ध्यान रखना है, इसकी वर्किंग मेथड के लिए आपको f ऑफ x बराबर 0 लेना है। और 0 में आपको समीकरण को बराबर में 0 मानते हुए आपको समीकरण को हल करना है। समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले आपको मूलों के लिए चर्चा करनी है, जो हम बाइसेक्शन और आपकी क्या कहते हैं मिथ्या स्थिति विधि में कर चुके हैं कि आप 1 रखोगे, 2 रखोगे या 3, जिन पर भी मान आपको एक मान तो क्या चाहिए होता है बच्चों, नेगेटिव, और एक मान क्या चाहिए होता है, पॉजिटिव। तो वहाँ पर हम देखेंगे हमें x0 क्या लेना है बच्चों, सबसे पहली चीज़ आपको x0 लेना है। इसमें वर्किंग मेथड में आपको सबसे पहला काम f ऑफ x बराबर 0 मिलेगा, दूसरा काम आपको f ऑफ a निकालना होगा, f ऑफ b निकालना होगा, और इन दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए बच्चों, लेस देन 0 होना चाहिए। तीसरे काम में आपको क्या करना है, आपको x0 लेना है। और x0 कैसे लेंगे मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। अभी
एक्स नॉट हमें उस तरीके से लेना है कि आपको जो मान रखने पर ये सपोज कीजिए -3 आता है और ये कितना आता है 16 आता है, तो आपका -3 ओरिजिन के यानी मूल बिंदु के अधिक समीप होगा। तो उस स्थिति में हम इसको क्या बोल देंगे, आपका जो ए है वो क्या हो जाएगा, एक्स नॉट हो जाएगा। उस स्थिति के बाद आपको पहली चीज़ क्या निकालनी है, प्रथम सन्निकटन मान निकालना है बच्चों। और प्रथम सन्निकटन मान निकालने के लिए आप सबसे पहले ये सूत्र लगाएंगे। नेक्स्ट आपको द्वितीय तृतीय जो भी सवाल में आपसे कहेगा उस तरीके से हमें सवाल सॉल्व करना है। देखिए हम कैसे करते हैं अब सवालों को। देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, न्यूटन रैप्सन विधि द्वारा x³ - 3x - 5 = 0 का वास्तविक मूल 4 दशमलव स्थानों तक ज्ञात कीजिए। बच्चों बस न्यूटन रैप्सन विधि लगा दी है। अगर यहाँ पर मिथ्या स्थिति विधि लगा देता तो मिथ्या स्थिति विधि से भी हम इस सवाल को हल कर सकते हैं बच्चों। तो वही चीज़ है, यहाँ पर केवल मेथड चेंज हो जाएगा, मूल निकालने का तरीका चेंज होगा, लेकिन आपका मूल आने का जो न्यूटन रैप्सन है उसमें एक शॉर्ट मेथड हो जाएगा, यानी आपको मूल सटीक मूल प्राप्त हो जाएगा। इससे कम इटरेशन में यानी आपको कम से कम सन्निकटन लगाने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएंगे, मूल ज्ञात हो जाएंगे बच्चों। इसमें ऐसा इसलिए करते हैं बच्चों, मूल निकालने के लिए अगर आप दशमलव स्थानों पर लेते हैं ना, आप जैसे x0 का मान अगर दशमलव में लेते हैं तो मूल आपका जल्दी निकल के आएगा। अगर आप कोई रियल नंबर ले लेते हैं यानी आप कोई भी वैल्यू आप क्या ले लेते हैं, दशमलव ना लेकर आप एक संख्यात्मक मान ले लेते हैं यानी 1 2 3 4 ले लेते हैं, तो उस स्थिति में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी पड़ती है बच्चों, सन्निकटन मान निकालने पड़ते हैं। बस केवल यही फ़र्क होता है, दशमलव से लेके चलेंगे। बस कैलकुलेशन के लिए हम क्या लेके चलते हैं, यहाँ पर 2 3 इस तरीके से मानों को लेके चलते हैं। तो देखिएगा मेरे को आपको क्या करना है, 4 दशमलव स्थानों का मतलब क्या है, दशमलव के बाद बच्चों कितने अंक आने चाहिए, 4 अंक आने चाहिए, तो ही हमें वहाँ पर आपको सवाल को ख़त्म कर देना है। तो देखिए मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा बच्चों, इसको f(x) के बराबर मानूंगा। मान लिया हमने, तो हमने यहाँ पर f(x) के बराबर मान लिया इसको। अब मुझे न्यूटन रैप्सन लगाना है तो इसके लिए मुझे इसका अवकलन चाहिए होगा बच्चों। तो अवकलन क्या हो गया, f' कितना हो गया 3x² x³ का, और 3x का कितना हो जाएगा बच्चों 3, और 5 का कितना हो जाएगा बच्चों 0। देखिए बच्चों मैं आपको 1 रखता हूँ, इसमें फलन में रखना है मुझे, 1 रखता हूँ तो 1 - 3 - 5 आएगा। यहाँ से मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7 आ जाएगी बच्चों। तो ये वैल्यू मेरी नेगेटिव आ रही है। मैं 2 रखता हूँ तो 2 रखने पर वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो मेरा मूल क्या नहीं होगा, 1 और 2 के बीच में नहीं होगा बच्चों, क्योंकि मैंने आपसे बोला था 1 क्या होना चाहिए, नेगेटिव, 1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो ही मूल क्या होंगे, स्थित होंगे। तो इसलिए मैंने 1 को रख के नहीं दिखाया था यहाँ पर। तो 1 रखने पर मेरी वैल्यू क्या आ रही थी, नेगेटिव, यानी 2 पर नेगेटिव। अब मैं नेक्स्ट आगे 3 रखता हूँ बच्चों, तो 3 रखने पर मेरा कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, यानी ये वैल्यू क्या आ गई, मेरी पॉजिटिव आ गई। यानी इन दोनों का गुणा f(a) × f(b) का गुणा कितना आ रहा है बच्चों, <0 आ रहा है। ये सभी में आपको करना है, चाहे आप बाइसेक्शन लगाएं, चाहे आप मिथ्या स्थिति लगाएं, चाहे आप पुनरावृत्ति विधि लगाएं या न्यूटन रैप्सन विधि लगाएं, तो आपका जो मूल लाई करेगा यानी मूल स्थित होता है वो किस किस के बीच में स्थित होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में स्थित होता है। तो देखिए बच्चों मैं यहाँ पर f2 बराबर में -3 हो गया, और f3 बराबर में मेरे पास कितना मान आ गया, 13 आ गया। 3 रखने पर ये वैल्यू कितनी आ रही है, सॉल्व करने पर 13। देखिए बच्चों अब मुझे वास्तविक मूल ज्ञात करना है, किस विधि से, न्यूटन रैप्सन विधि से। तो यहाँ पर मैं न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला लगाऊंगा और लिख दूंगा, क्या लिखा है मैंने, कि 2 व 3 के मध्य आपका क्या होगा, मूल स्थित होगा। अब मुझे ये नहीं पता 2 और 3 के मध्य कहाँ भी स्थित हो सकता है, 2 और 3 के बीच में कोई भी x0 लेके चलूंगा बच्चों। मैं x0 क्या लेके चलूंगा, 2 और 3 के बीच में आप चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं, आप चाहें तो दशमलव वाला पॉइंट भी ले सकते हैं कि इन दोनों के बीच में मूल आपका 2.5 भी हो सकता है, 2.9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों। ये नहीं कि हमारा 2 और 3 के बीच में कोई भी एक्यूरेट मूल हो सकता है, उस मूल पर समीकरण क्या होगी, संतुष्ट होगी।
तो यहाँ पर बच्चों मैंने न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला लगाया और याद होना चाहिए आपको क्या होगा, xn + 1 बराबर xn माइनस के f(xn) बटे में f'(xn)। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको जब भी प्रारंभिक सन्निकटन मान निकालना है, यानी आपको पहला x1 निकालना है, तो यहाँ पर मेरे पास x1 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, n के स्थान पर क्या रखना होगा, 0। तो x0 माइनस के f(x0) बटे में क्या आएगा बच्चों, f'(x0) आएगा। तो बच्चों मेरे पास x0 नहीं है, क्या नहीं है, x0 नहीं है, तो मुझे x0 मानना पड़ेगा। और मैंने क्या बताया था, आप x0 इस प्रकार लेते हैं कि फलन में मान रखने पर 2 रखने पर कितना आ रहा है बच्चों, -3, और 3 रखने पर कितना आ रहा है बच्चों, 13 आ रहा है, जो कि मूल बिंदु के कौन समीप है, -3 0 के अधिक समीप है 13 की स्थिति में। आप क्या कहेंगे, -3 मूल बिंदु के ज़्यादा नज़दीक है, किसकी अपेक्षा में, 13 की अपेक्षा में। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, जो हम x0 लेके चलेंगे बच्चों, प्रारंभिक सन्निकटन मान कितना लेके चलेंगे बच्चों, 2 लेके चलेंगे। तो यहाँ से मैंने क्या कहा, आगे देखिएगा, देखिए बच्चों xn + 1 के लिए हमने फॉर्मूला लिख दिया xn माइनस f(xn) का मतलब जहाँ जहाँ x था, यानी f(x) कितना था, x³ माइनस 3x माइनस 5 था बच्चों। तो यहाँ x के स्थान पर हमने xn और xn लिख दिया है जहाँ जहाँ x था। f'(x) का मतलब कितना था, 3x² माइनस के 3 था, तो यहाँ पर xn लिख दिया। बच्चों हमने लघुत्तम ले लिया और लघुत्तम लेने के बाद हमारे पास सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आएगी, 3xn² माइनस 3, क्योंकि आप जब गुणा करोगे तो x³ हो जाएगा ये, और 3x³ में से एक x³ कम होगा तो 2x³ बचेगा, और यहाँ से 3xn प्लस का आएगा, और ये माइनस माइनस कितने हो जाएंगे आपके, प्लस हो जाएंगे, और ये माइनस का आएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा, प्लस का 5। ये लघुत्तम लेने पर हमारी वैल्यू आएगी। अब थोड़ी देर पहले बोला था मैंने आपको प्रारंभिक सन्निकटन मान क्या लेना है बच्चों, x0 बराबर 2, ये बात अपने समझ में आ नहीं लग गई होगी। अब देखिए, आप सपोज कीजिए किसी के दिमाग में आया, सर हमें x0 बराबर 2 ना लेके हम कुछ भी ले सकते हैं, आप चाहें तो x0 बराबर में 2.2 भी ले सकते हैं बच्चों, ये आपके ऊपर है, आप डिपेंड करते हैं किस तरीके से करना है। यहाँ पर मैंने सबसे पहला निकालने के लिए n के स्थान पर बच्चों क्या रखूँगा, 0 रखूँगा। सूत्र में समीकरण 1 में आप जब रखते हैं, समीकरण हमने उसको 1 बोला है, तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, x1 बराबर में 2x³, इसको देखिएगा 2x0 का क्यूब प्लस के 5 बटे में 3x0 का स्क्वायर माइनस के 3। x0 की वैल्यू क्या ली है बच्चों, 2 ली है, 2 रखा हमने, 2 का क्यूब 2 का वर्ग, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, 21/9 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास 2.333, तो यहाँ से हमारे पास दशमलव के बाद 4 स्थान, यानी आपको दशमलव के बाद 4 अंक आ रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ पर आगे और सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, आगे जब तक सॉल्व करें जब तक कि हमारे पास, मैंने आपको कल भी बताया था मिथ्या, आपको कौन सी विधि, आपको इटरेशन विधि यानी पुनरावृत्ति विधि में, पुनरावृत्ति विधि में जब हमने सन्निकटन मान निकाले थे तो उसमें हमने चेक किया था कि किन्हीं 2 सन्निकटन मानों के क्या आए थे, मान आपके समान प्राप्त हुए थे। तो यहाँ से हम सेकंड इटरेशन लगा रहे हैं बच्चों, द्वितीय सन्निकटन मान लगाने के लिए मैं n के स्थान पर कितना रखूँगा बच्चों, 1 रखूँगा। तो जहाँ जहाँ n बराबर 1, n के स्थान पर 1 रखिएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x2, और x2 आते ही क्या आ जाएगा, 2x1 का क्यूब प्लस 5 बटे में 3x1 का स्क्वायर माइनस 3। x1 की जगह आप ये वैल्यू रखेंगे, प्लस का 5 माइनस 3, घटाने पर वैल्यू ये आएगी 2.2805। अब हम अगला तीसरा इटरेशन लगा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर देखते हैं दोनों वैल्यू सेम नहीं आई है, अभी दोनों वैल्यू क्या नहीं आई है, सेम नहीं आई है। तो हमने तीसरा इटरेशन लगाया बच्चों, तीसरा सन्निकटन मान निकाल रहे हैं। तो तीसरा निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर x3 निकालेंगे। x3 कितना आएगा बच्चों, देखिए बच्चों, तीसरा सन्निकटन x3 2x2 स्क्वायर का क्यूब प्लस 5 3x स्क्वायर का क्यूब माइनस के 3, वैल्यू को रख के आपको सॉल्व करना है। ये वैल्यू आई 2.2790। इसी प्रकार बच्चों हमने चौथा निकाला, चौथा चेक करते हैं। तो चौथे पर 2x³ का क्यूब प्लस 5, यानी n के स्थान पर हमें 3 रखना है, 3 रख दिया। इस वैल्यू को जब सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या आ जाती है बच्चों, इक्वल आ जाती है। ठीक है बच्चों, अगर हम चाहें तो परीक्षाओं में सवाल को यहाँ तक भी करके छोड़ के आ सकते हैं।
ठीक है, लेकिन हमने कर दिया क्योंकि चारों में निकालने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, x3 और x4। ये हमने जांच के लिए किया बच्चों, कि चेक करने के लिए कि तीसरा और चौथा एक्सप्रेशन सेम आ गया, यानी आप 2.2790 किस में रखते हो, जो समीकरण है x³ माइनस के 3x माइनस 5, जो इसको क्या करेगी बच्चों, संतुष्ट करेगी, और संतुष्ट करती है तो वही समीकरण का क्या कहलाएगा बच्चों, वास्तविक मूल होगा। तो इस तरीके से हमें सवाल करना है। देखिए बच्चों, आपको इस तरीके से दिमाग में रखना है, अगर किसी सवाल में आपसे कह देता है, किसी सवाल में आपसे कहेगा, आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक में, उसमें कह रखा है x = 2 के समीप, आपसे क्या कह रहा है, x = 2 के समीप आपको क्या ज्ञात करना है, उसका मूल ज्ञात करना है बच्चों, दशमलव के 4 स्थानों तक। तो वहाँ पर बच्चों x0 का मान कितना लेना है, हमें 2 लेके चलना है, क्योंकि अगर आपसे कह देता है, कहने की स्थिति में तो आपको लेके चलना है उसी को, अगर नहीं कहता है तो हमें वो चेक करना है कि 2 पर क्या वैल्यू आ रही है, 3 पर क्या वैल्यू आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है वो मूल कहाँ से कहाँ तक आपका, यानी मूल बिंदु के जो अधिक नज़दीक होगा उसको आप लेके चलिए x0। इस तरीके से हमें इस सवाल को करना है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, न्यूटन रैप्सन विधि द्वारा समीकरण x² + 4 sin x = 0 का वास्तविक मूल 4 दशमलव स्थानों तक ज्ञात कीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ये कौन सा फलन दे दिया, बीजीय या अबीजीय, तो हम बोलेंगे अबीजीय, क्योंकि इसमें sin x आपका जुड़ रहा है। तो देखिएगा, आपको यहाँ पर इसको सबसे पहला काम हमें f(x) मानना होता है। सबसे पहली चीज़, न्यूटन रैप्सन के लिए उसका अवकलन किया, x² का अवकलन 2x हो गया, 4 अचर है, sin x का cos x हो गया बच्चों। अब हमें क्या लगाना होता है, न्यूटन रैप्सन सूत्र लगाना होता है, और न्यूटन रैप्सन सूत्र xn + 1 बराबर में xn माइनस के f(xn) बटे में f'(xn) होता है बच्चों। f(xn) की वैल्यू क्या होगी बच्चों, xn का स्क्वायर + 4 sin xn होगा, और f'(xn) का मतलब क्या होगा, 2xn + के 4 cos xn होगा बच्चों। देखिए बच्चों, अब हमें यहाँ पर दिखाना है कि जो मूल है वो मूल कहाँ से कहाँ तक लाई होगा, यानी हमें देखना है कि किस किस के बीच में मध्य मूल स्थित होगा। और मूल स्थित होने के लिए यहाँ पर देखिए सवाल आपसे कह रहा है दशमलव के 4 स्थानों तक, यानी मूल 4 दशमलव स्थानों तक, यानी दशमलव के बाद के 4 अंकों तक हमें ये मूल ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, अगर मैं प्रथम सन्निकटन मान लगाऊंगा इसके लिए, तो प्रथम सन्निकटन मान के लिए n का मान क्या रखना होगा, 0। तो यहाँ x0, यहाँ x0, यहाँ x0 रखेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, जब मैं यहाँ पर इस फलन को गौर से देखता हूँ, तो गौर से देखने पर मुझे x² यहाँ पर दिखता है, और x² हमेशा क्या आएगा, वास्तविक मानों के लिए। वास्तविक मानों का मतलब यानी पॉजिटिव रखो तो पॉजिटिव आएगा वैल्यू, और नेगेटिव रखेंगे तो भी नेगेटिव आएगी। तो मेरे ये बात समझ में आती है कि ये वैल्यू पर नेगेटिव रखने पर ये वैल्यू पॉजिटिव देगा, और पॉजिटिव देने पर ये भी वैल्यू क्या देगा बच्चों, पॉजिटिव देगा। लेकिन मुझे तो इसको बराबर 0 लाना है बच्चों। बराबर 0 लाने के लिए ये तो पॉजिटिव ही रहा, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, नेगेटिव होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है तो दूसरी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ही तो बराबर 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने यही चीज लिखा है कि x² जो फलन है, इस फलन में x के सभी मानों के लिए, x के कौन से मान, वास्तविक मानों के लिए x² सदैव क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, क्या नहीं होगा। तो यहाँ से ये बात हमें समझ में आती है, वास्तविक मानों के लिए यानी x का मान आप r में से कुछ भी रखें, ये सदैव क्या देगा, पॉजिटिव देगा। लेकिन मेरा इस समीकरण को क्या करना है, बराबर 0 लाना है मुझे, और बराबर 0 जब ही आ सकता है जबकि अब बचा क्या, sin x का रोल बचा, और sin x का रोल बचा तो sin x क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए। यानी हमें इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमने यही चीज़ लिखी है, समीकरण यानी इस समीकरण के 0 होने के लिए क्या 0 होना चाहिए, सॉरी क्या नेगेटिव होना चाहिए, sin x का मान क्या होना चाहिए बच्चों, नेगेटिव होना चाहिए। तो हमने यही चीज़ लिखी है, समीकरण 0 कब होगी, जब sin x का मान क्या हो बच्चों, ऋणात्मक हो।
और साइन एक्स का मान ऋणात्मक कब होगा, जबकि एक्स का मान क्या ले बच्चों, 0 से छोटा ले। एक्स का मान क्या ले हम बच्चों, 0 से छोटा, यानी 0 से छोटी वाली संख्याओं के लिए हमारा एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से मैं जानता हूँ साइन एक्स का जो परिसर होगा बच्चों वो कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। तो यहाँ से मैं क्या ले लूँगा, साइन एक्स का पूरा जो मान है वो किसके अप्रॉक्स में ले लूँगा, साइन एक्स को किसके बराबर मान लूँगा मैं, -1 के मध्य मान लूँगा बच्चों, क्योंकि साइन एक्स का जो प्रांत परिसर होता है वो क्या होता है, -1 से 1। देखिए बच्चों हमने क्या बोला है, x का मान 0 से छोटा हो। देखिए जो हमने बात लिखी है उससे पूरी से क्या निष्कर्ष निकल रहा है बच्चों, निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जो x का मान होगा वो x का मान हमें क्या लेना होगा बच्चों, नेगेटिव लेना होगा कि नहीं लेना होगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव लेंगे तो हमारा 0 नहीं होगा। तो हमने x का मान क्या ले लिया बच्चों, नेगेटिव ले लिया। साइन x का जो परिसर होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा, तो हमने यहाँ नेगेटिव वैल्यू ले ली। साइन x की कौन सी वैल्यू ले ली बच्चों, नेगेटिव। तो साइन x किसको बराबर मान लिया, -1 के। तो साइन x के स्थान पर बच्चों मैंने क्या रखा, -1 रखा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, x² बराबर -4 बराबर 0, यानी x के दो मान आएंगे, प्लस का 2 माइनस का 2, यानी x बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। प्लस का 2 क्यों नहीं लेंगे बच्चों, और प्लस का 2 इसलिए नहीं लिया है क्योंकि हमने पहले ही निष्कर्ष में लिख दिया है केवल x के ऋणात्मक मान पर ही फलन क्या होगा, 0 होगा, नहीं तो 0 नहीं होगा। अगर आपने पॉजिटिव वैल्यू ले ली तो पॉजिटिव वैल्यू पर ये फलन का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें x की कौन सी वैल्यू ले ली बच्चों, नेगेटिव वैल्यू ले ली। अब नेगेटिव वैल्यू ले ली तो x का मान हमने -2 अप्रॉक्सीमेट में निकाला है, कोई सन्नी हमने अपनी मर्जी से, यानी साइन एक्स का मान ये -1 लिया तो -2 इसके अप्रॉक्सीमेट आ रहा है, तो हमने -2 ना लेकर इससे एक छोटा अंक क्या ले लिया बच्चों, -1.9 पर हम क्या चेक कर रहे हैं, उसका सन्निकटन मान ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहला काम क्या किया कि समीकरण 1 जो मेरे पास शुरू में दे रखी है उसमें n के स्थान पर 0 रखा, और प्रारंभिक सन्निकटन मान बच्चों मैंने क्या ले लिया है, x0 बराबर में -1.9 ले लिया, क्योंकि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि आप यहाँ पर दशमलव वाली संख्याओं से अगर मान निकालते हैं तो वो मान क्या आता है, ज़्यादा एक्यूरेट आता है, मूल क्या आता है, ज़्यादा एक्यूरेट आता है, यानी सटीक आता है। तो यहाँ से मैंने x0 बराबर में -1.9 ले लिया, ना कि -2 लिया। तो यहाँ से मैंने ना कि पूर्ण संख्या ना लेके क्या ले ली, दशमलव संख्या ले ली। तो दशमलव संख्या के लिए मैं x0 की जगह ये रखूँगा बच्चों। आगे जब मैं सॉल्व करता हूँ इस वैल्यू को तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर तो देखिए x1 की जो वैल्यू आएगी आपको सॉल्व करना है, तो ये वैल्यू आएगी -1.93। तो दशमलव के बाद बच्चों 2 ही अंक आ रहे हैं, तो हमें आगे दूसरा सन्निकटन निकालना पड़ेगा। जब आप दूसरा निकालते हैं तो x2 बराबर में x1 इस तरीके से आप जमाएंगे, x1 की जगह ये वैल्यू रखेंगे, और रखने पर दशमलव के बाद बच्चों कितने अंक आ गए हमारे, 4 अंक आ गए। तो यही हमारा क्या होगा, वास्तविक मूल का सन्निकटन मान होगा। इस तरीके से हमें इन सारे सवालों को सॉल्व करना है। ये आपकी क्या होती है, न्यूटन रैप्सन मेथड कंप्लीट।